हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, आज़ादी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अपने देश को 79th इंडिपेंडेंस डे की ओर आगे ले जा रहे हैं। और ये हमारे लिए हर्षोल्लास का विषय है, ये हमारे लिए खुशियां मनाने का विषय है कि हमने सफलतापूर्वक इतने लंबे समय अपनी आज़ादी को अपने हृदय में कहीं ना कहीं संजो के रखा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारे आज़ादी के मूल्य हैं, वो आज़ादी के मूल्य आज भी कहीं ना कहीं हमने अपने संविधान, अपने समाज और अपनी संस्कृति के अंदर बना के रखे हैं। आखिरकार क्या था हमारी आज़ादी का सफ़र, इन्हीं कुछ मुद्दों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण कुछ अन्य मुद्दों पे भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यानी यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है कि भविष्य की पीढ़ी आज़ादी को वो कैसे देखेगी। भविष्य की पीढ़ी आज़ादी आज़ादी को कैसे कैसे देखती है, आज़ादी को कैसे देखती है, देखेगी, आज़ादी को कैसे देखेगी। और आज़ादी का सफ़र यानी भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक कैसा रहा, इन पर हम लोग आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और ये हमारे लिए एक हर्षोल्लास का विषय है। ये पावन, यानी इतने सारे लोगों ने इस मातृभूमि के लिए जो अपनी शहादत दी है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। और कहीं ना कहीं ये आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है, कहीं ना कहीं जिसके लिए कई सारे लोगों ने अपने शरीर और अपने प्राणों की कुर्बानी की है। तो इस आज़ादी का मूल्य, इस आज़ादी का महत्व वर्तमान की प्रासंगिकता के साथ साथ जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मुद्दा ये है कि आज़ादी का सफ़र रहा कैसे। यानी यदि मैं प्री इंडिपेंडेंस 1947 के पहले की बात कहूँ, 1947 के पहले की यदि बात की जाए, तो आज़ादी को आप कैसे देखते हो, आज़ादी को कैसे देखते हैं, आज़ादी को कैसे देखते हैं, आज़ादी को कैसे देखते हैं। यदि 1947 से पहले की बात की जाए, तो 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले मुगलों का शासन था, उससे पहले सल्तनत काल के अन्य जो है मुस्लिम शासकों का शासक था, उससे पहले जो है भारत में कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर, यानी एक प्रकार से उथल पुथल का समय रहा। उससे पहले जो है भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश थे, उनका शासन था। और उससे पहले भारत में जो हमारा एक, जिसे हम कहते हैं कि जो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विश्वास बढ़ाता है, यानी महान प्राचीन काल का समय था। तो आज़ादी का मतलब क्या है, हमें आज़ादी किससे मिली, और हम आज़ादी का मतलब क्या कि अंग्रेजों को भारत से बाहर भगा देना, क्या ये आज़ादी है। यानी यदि प्राचीन काल की बात देखी जाए, तो इतिहास में अनेक इतिहासकारों ने आर्य इन्वेजन थ्योरी, यानी आर्य आक्रमण से शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, और वो आर्य को विदेशी कहीं ना कहीं मानते हैं। इस बात पर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये एक बड़ा विवादित जो है मुद्दा है कि आर्य कहाँ के थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आर्यों को यहीं का माना है, यहीं की संस्कृति, और इसको अब लेटेस्ट वर्तमान समय में इसको प्रूव भी किया जा रहा है। तो आर्य भारत में आए, उन्होंने वैदिक संस्कृति की स्थापना की। उसके बाद धीरे 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 भारत में उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आया, जिसके कारण, जिसमें जो है अनेक विचारधाराओं का जन्म होता है और धार्मिक उथल पुथल का समय आता है, जिसके कारण अनेक भौतिकतावादी जो है विचारधाराएं सामने आती हैं। और दूसरी तरफ अन्य विचारधाराएं, जैसे
जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में कुछ महत्वपूर्ण ये धर्म आगे आते हैं और कुछ भौतिकतावादी विचारधारा और उसके साथ साथ षड दर्शन का विकास होता है, जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, पतंजलि। और भौतिकतावादी विचारधारा के अनुसार आजीवक संप्रदाय है, यादृच्छवाद है, अणुवाद है, नियतिवाद है, संशयवाद है, चार्वाक दर्शन है। भौतिकतावादी विचारधाराएं सामने आती हैं कि क्या वेदों को मानना चाहिए, वेदों को नहीं मानना चाहिए। इसी पर एक लाइन खींच दी गई, जो वेदों को मान लेगा उसे आस्तिक कहा जाएगा, जो वेदों को नहीं मानेगा उसे नास्तिक कहा जाएगा। फिर भारत में कुछ विदेशी जातियों का आक्रमण होता है, जैसे ईरानियों का, इंडो यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। और फिर उसके बाद जो है आने वाले समय में मुसलमानों का आक्रमण होगा 712 ईस्वी में। तो हमें आजादी किससे मिली? यानी ये जो प्राचीन पूरा जो काल था, इसमें भी तो बहुत सारे विदेशी भारत में आक्रांता आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इंडो यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, हो सकता है हम में से कुछ लोग जो हैं शक हो, कुछ कुषाण हो, जो भारत में यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए, अपना लिया। अब मध्यकाल आया, तो मध्यकाल में जो है तुर्क आए, और तुर्कों के साथ साथ जो है कुछ और मिश्रित, यानी खिलजी, अफगानिस्तान कबीलाओं के लोग आए। ठीक इसी प्रकार जो है अरब के मुसलमान आए, और चंगेज खान वाले जो कन्वर्ट, टर्क जिन्हें कहा जाता है, वो मुसलमान आए। तो वो मुसलमान, चूंकि वो जो जनजाति थी वो पहले कन्वर्ट हो चुकी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं अब जब भारत में आए, यानी मैं सल्तनत काल की बात कर रहा हूं, जो तुर्की भारत में शासन करने आए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने धर्म को नहीं छोड़ा। वो मान्यताएं उनकी इतनी ज्यादा हो चुकी थी प्रबल। उसके बाद जो है मुगल आए, मुगलों ने कहीं ना कहीं भारत के साथ अनेक खट्टी मीठी यादों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, और उसके बाद अंग्रेज आए। तो हमें आजादी किससे मिली? अंग्रेजों से मिली, मुगलों से मिली, सल्तनत काल के राजाओं से मिली, या फिर हमें अन्य उससे पहले के राजाओं से मिली? मेरा मुद्दा यह था, आजादी मिली किससे? इस बात के लिए हम किसको जो है श्रेय देंगे, या किसके ऊपर हम दोषारोपण करेंगे? आजादी हमें किससे मिली? अंग्रेजों से आजादी मिली, मुगलों से आजादी मिली, कि तुर्कों से, सल्तनत काल के शासकों से आजादी मिली? किससे हमें आजादी मिली? इस बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आजादी हमें मिली किससे? तो निश्चित रूप से भारत में अंग्रेजों का शासन था। हमें जो आजादी मिली है, वो आजादी ना तो अंग्रेजों से मिली, ना मुगलों से मिली। हमें जो आजादी है वो इन 5 शब्दों से मिली है: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये हमें जो है आजादी मिली है। आक्रांता कोई भी हो, हमारे ऊपर शासन करने वाले कोई भी हो, हम उन्हें अंग्रेज नाम दे सकते हैं, हम उन्हें मुगल नाम दे सकते हैं, हम उन्हें सल्तनत काल के शासक नाम दे सकते हैं, पर हमें आजादी वास्तविकता में क्या, किससे आजादी चाहिए? अपने अधिकारों के लिए ही तो आजादी चाहिए, ताकि हम स्वतंत्र पूर्वक जो है, समानता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। नहीं तो गुलामी और आजादी में अंतर क्या हुआ? पहली बात तो यह कि आजादी ना तो हमें अंग्रेजों से मिली, ना मुगलों से मिली, ना सल्तनत काल के शासकों से मिली, ना किसी अन्य से मिली। आजादी हमें इन शब्दों से मिली है। ये शब्द कौन से हैं? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, विश्वास, धर्म, उपासना, विश्वास, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इससे हमें आजादी, ये जो है हमारी आजादी को निर्धारित करते हैं ये शब्द। यानी हमें आजादी जो मिली है, वो आजादी मिली है इन शब्दों के लिए। ना तो हमें अंग्रेजों से आजादी मिली, ना हमें अन्य चीज। लेकिन चूंकि अंग्रेज थे
और उस समय जो है अंग्रेजों से एक लंबा संघर्ष रहा और अंग्रेजों के साथ साथ जो है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कहीं ना कहीं आगे बढ़ा संघर्ष करते करते। तो अगली बात सामने आई, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। तो हम आजादी का श्रेय किसे देंगे? फिर वही घिसा पिटा क्वेश्चन, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, या फिर जो है देश की आजादी में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस से लेकर तमाम सारे महान नेताओं का योगदान था। तो दूसरा मुद्दा बड़ा ही आसान है कि आजादी जो है उसमें योगदान सबका है, इस बात से शायद कोई नहीं इनकार कर सकता। और महात्मा गांधी महान नेताओं का योगदान बहुत अधिक है, इस बात से भी कोई योगदान नहीं कर सकता, इनकार कर सकता। तीसरी बात, ये जो आजादी है, जो हम आजादी का पर्व मना रहे हैं, दरअसल ये आजादी वर्तमान 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक और 90 का दशक, इसमें हमने क्या महसूस किया, इस आजादी में हमारा कैसा अनुभव रहा? तो मूल बात थी कि सबके पास समानता का अधिकार हो, संपत्ति का समान वितरण हो, सबके पास रोजगार हो और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता और न्याय मिल सके। ये है आजादी के सबसे बड़े शब्द। हमें चाहिए आजादी इनके लिए। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, तो 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, यानी हमारे समाज में जो बहुत सारी कमियां थी और हमारे संविधान में बहुत सारी बातों को जो हमने शामिल किया गया ताकि हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ये स्वतंत्रताएं और न्याय मिल सके, इसके लिए हमने अपने दशक के दशक निकाल दिए। अब जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी है, वो पीढ़ी आजादी के मूल्य को कैसे समझ पाएगी? यानी भारत देश आजाद हुआ तो देश आजाद इतने सस्ते तरीके से तो नहीं हुआ कि अपने आप आजादी मिल गई। बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी कुर्बानी, अपनी शहादत दी होगी। तो जो नई हमारी भविष्य पीढ़ी है, आगे आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है, ये आजादी को कैसे देखेगी? आज इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो आज हमारे नया युवा वर्ग जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रहा है और उसके बाद जब वो समाज में अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता है, तो उसके मन में ये बात होनी चाहिए कि भारत जो है, उस भारत को आजाद कराने में बहुत सारे लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि हम अपनी पहचान, अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति को नहीं बना के रख पाएंगे, तो ये आजादी हमारे आजादी को भूल जाएंगे। जैसे उदाहरण, ये जो भविष्य की पीढ़ी है, इसको बार बार ये याद दिलाना पड़ेगा कि जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा था, उस समय हमने एक भाषा के छाते के नीचे अपने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। देश की आजादी से पहले शायद किसी को इस बात से इनकार नहीं था कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। देश की आजादी के पहले महात्मा गांधी के द्वारा बड़े बड़े जो है स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया। और स्वदेशी मूवमेंट जिसकी शुरुआत 1905 के बाद हुई, यानी 19 जुलाई। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, इसमें महात्मा गांधी ने भारतीयों के जनमानस में गांव-गांव में जाकर, यानी जो हमारी पारंपरिक पोशाक है, धोती कुर्ता और विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, यानी 1915 में जब महात्मा गांधी की भारतीय राजनीति आंदोलन में एंट्री होती है, उसके बाद महात्मा गांधी ने ये स्वदेशी जो है, इस विचारधारा को बहुत आगे बढ़ाया और कईयों बार इस बात को उन्होंने दिखाया है।
जैसे जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी इंग्लैंड गए तो वहां पर वो चाहते तो सूट, बूट और कोट पहनकर जा सकते थे, लेकिन वह वही चप्पलें और वही धोती पहनकर गए तो पत्रकार, बेग मिलर, पत्रकार, इसके अलावा चर्चिल जैसे तमाम लोगों ने आलोचना की गांधी जी की कि ये सेंट पॉल, ये वायसराय पैलेस, ये संगमरमर की सीढ़ियों पर ये अर्धनंगा फकीर जो सीढ़ियां चढ़ने का ये जो दृश्य है, ये एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। यानी इस सुंदर महल में ये व्यक्ति जो है सीढ़ियां चढ़ रहा है, ये बहुत ही बुरा दृश्य है। यानी इसको जो है उन्होंने एक कटाक्ष और आलोचना के रूप में गांधी जी की आलोचना की थी। तो गांधी जी चाहते तो क्या वो कोट पैंट पहन के नहीं जा सकते थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन वो भारतीयता, भारतीय संस्कृति। तो मैं यही बात आपसे कहने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य की पीढ़ी के मन में आजादी के लिए जो हमने बहुत बड़ी जो हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी है, वो उनके मन में, उनके जो है दिलों में कैसे बनी रहेगी, ये बार बार हमें याद कैसे दिलाना पड़ेगा। और इसी के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें अपनी राष्ट्रीयता, हमें अपनी एकता, हमारा जो स्वदेशी मूवमेंट था, वो महात्मा गांधी जिन्होंने चरखे के माध्यम से कपड़े को बुना और वही कपड़ा जब शाम तक बुन जाता था तो उसको गमछे के रूप में उसको जो है अपने शरीर पे धारण करते थे, ये थे महात्मा गांधी। वो हमारे देश के नेता जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया, सिर्फ इसीलिए कि वो स्वदेशी भारतीयता को जिंदा रखेंगे और भारतीयता की जो विचारधारा है उसे हम आगे बढ़ाना है। आज मैं भविष्य की पीढ़ी के लिए यही बात कहना चाहता हूं कि कैसे ये जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो आजादी के महत्व को समझ पाएगी। हम लोगों को किसी मुद्दे पर तो एक होना पड़ेगा। मान लीजिए कि भाषा जो है उस पर विवाद है, तो किसी और मुद्दे पर एक होना पड़ेगा। हम भारतीय हैं तो हमारी कोई तो पहचान होगी, हम एक राष्ट्र हैं तो कोई तो हमारी पहचान होगी। और वो राष्ट्र, आचार्य चाणक्य ने भी यही बात कही है कि राष्ट्र वो तब तक राष्ट्र होगा जब तक आप किसी चीज से बंधे हुए हो। वो भाषा हो सकती है, वो संस्कृति हो सकती है, वो खान पान हो सकता है, वो अन्य प्रकार की लिपियां हो सकती है, पर किसी के माध्यम से तो जुड़ना ही पड़ेगा। और यही बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है, ये नहीं तो ये भूल जाएगी कि आखिरकार जब पश्चिम में एक राष्ट्र एक भाषा का कंसेप्ट आगे बढ़ा, पश्चिम में राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ा, पश्चिम में हीगल जैसे लोगों ने राज्य को ही सब कुछ मान दिया और कहा कि राज्य से बढ़कर कुछ नहीं है, जो राज्य के खिलाफ जाए उसको मार दो। और फिर हमने चरमपंथी की विचारधाराएं देखी, जैसे इटली में मुसोलिनी को देखा और हमने नाजीवाद के रूप में हिटलर को देखा, जिन्होंने जो है अपनी विचारधारा पर बलबूते पर पूरे देश पर जो है वो शासन करने की चेष्टा की, शासन करने की जो है वो प्रयास किया। तो मैं भविष्य की पीढ़ी के लिए यही बात जो है आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये भविष्य की पीढ़ी एक कैसे हो पाएगी, ये आजादी के महत्व को कैसे समझ पाएगी, कैसे अपने मन में ये आजादी के मूल्यों को रख पाएगी। और इसके लिए हमें किसी बात पर तो एक होना पड़ेगा। कोई भी एक बात, भाषा हो, कोई भी संस्कृति हो, खान पान हो, कोई भी बात है जिस पर, क्योंकि यदि आजादी हमें जो मिली है वो आजादी मिली है हमारी एकता पर। यदि हम यूनाइट नहीं होते तो आज 562 देश होते भारत में। और इस आजादी के पावन पर्व में भविष्य की पीढ़ी के लिए मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो जो आजादी के मूल्य थे 1947 से पहले, ये हम एक हैं, हमारी पहचान है और वो हमारी पहचान है भारतीयता। मैं यही चाहता हूं आज भी ये पहचान
हमारी युवा पीढ़ी के दिलों में बनी रहे, ताकि आज़ादी के मूल्य जो है उनके अंदर समाहित बने रहे। बाकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज़ादी किसने दिलवाई। आज़ादी जो है दिलवाने में किसका ज़्यादा योगदान रहा, कम योगदान रहा, वो बात अपनी जगह है। ना ही इस बात से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है कि जो आज़ादी जो है वो अंग्रेजों की वजह से मिली, सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से मिल गई, या फिर देश की आज़ादी में विभाजन क्यों हुआ, विभाजन होता, विभाजन नहीं होता, यदि ऐसी परिस्थिति होती तो विभाजन नहीं होता, और फिर देश आज़ाद हुआ, तब जो है आज़ाद होने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है किस किस की रही। इन सब मुद्दों पर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी जगह अपने मुद्दे सही है कि भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली। क्या अंग्रेजों के कारण मिली, क्या कांग्रेसियों के कारण मिली, क्या मुस्लिम लीग के कारण मिली, क्या अन्य हिंदूवादी संगठनों के कारण मिली? सबका योगदान था, इससे बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन मुस्लिम लीग का मतलब कहने का है कि मुस्लिम लीग की वजह से आजादी नहीं मिली। मुस्लिम लीग का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग ने कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिनको मैं अभी बाद में कभी चर्चा समय मिलेगा तो मैं डिटेल में, यानी अलीगढ़ मूवमेंट से लेकर और सर सैयद अहमद से लेकर इन सारी बातों पे भी कुछ जो है हम चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में। यानी आजादी आजादी जो है वो किसके कारण हमें आजादी मिली, तो किसके कारण मिली आजादी? सबके कारण मिली। और इस बात पर भी कोई, इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि आजादी में सबका योगदान रहा। पर मूल प्रश्न आज इस बात का है कि ये जो आजादी है, जो आज से, जो हम आज 79वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और लाल किले से प्रधानमंत्री जो है वो तिरंगे झंडे को फहराएंगे, ये जो आजादी है वो भविष्य, जो हमारी वर्तमान और भविष्य की जो पीढ़ी है, क्या वो इस महत्व को अभी भी अपने दिलों में, अपने अंदर बना के रखे हुए हैं कि हमें आजादी कैसे मिली? याद रखिए, आजादी हमें तभी मिल पाई थी जब हमने कोई अपनी स्वदेशी पहचान बनाई। राष्ट्र का जो कोई भी कंसेप्ट होता है, यदि हम किसी के भी खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो हमें यूनाइट होना पड़ता है, और हम यूनाइट हुए, इसीलिए हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा। और जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा तो हमारी पहचान थी भारतीयता, और वो हमारी पहचान भारतीयता थी, वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय पहचान खो ना जाए। वो हमारी पहचान थी स्वदेशी। वो हम भाषा के नाम पर एक हुए थे, वो हम संस्कृति के नाम पर एक हुए थे, वो हम भारतीयता के नाम पर एक हुए थे। ये आगे आने वाली पीढ़ी को यह बात जो है जरूर समझनी चाहिए। आजादी क्यों मिली, और आजादी मिली तो किस झंडे या किस छापे के नीचे? राष्ट्र का संकल्पना क्या होती है? कंसेप्ट ऑफ नेशन क्या होता है? यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था, और उसी राष्ट्रवाद धीरे 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 भारत में भी जब यही संकल्पनाएं आगे बढ़ी तो हम कैसे यूनाइट हो पाए? नहीं तो 562 से ज्यादा हम आज हमारे यहाँ देश होते। तो मैंने यदि बात की आज की और कल की बात की, तो भूतकाल में क्या हुआ, अंग्रेज से आजादी मिली, मुगलों से आजादी मिली, या सल्तनत काल के शासक तुर्कों से आजादी मिली, ये सारे मुद्दे उतने महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमें आजादी इन तीन शब्दों के लिए, तीन शब्दों के लिए जरूर आजादी मिली है। इनके लिए हमारा संघर्ष जरूर था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, ये थे आजादी के पीछे के मूल कंसेप्ट। बाकी इन विवादों में जितना बहस की जाए या जितनी डिस्कशन किया जाए उतना कम है कि हमें किससे मिली आजादी। निश्चित रूप से बहुत सारी बातें आज मैंने आपके सामने रखी है, और एक बार फिर इस आजादी के पावन अवसर पर हम भारत के उन महान वीरों, उन महान सपूतों को एक बार याद करते हुए हर्षोल्लास के साथ इस पावन पर्व की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और ये देश की आजादी का पर्व है, ये देश के ऊपर मिटने वाले परवानों का पर्व है, ये उन वीर शहीदों का पर्व है जिसने हंसते हंसते
फांसी के फंदों पर झूल गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी और भारत माता के तिरंगे को आंच नहीं आने दी। तो कसम खाते हैं हम इसी बात पर, आज़ादी के इस पावन अवसर पर कसम खाते हैं हम कि तिरंगे का सम्मान हमेशा बनाए रखेंगे और इस तिरंगे की खातिर जिन जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी और शहादत दी है उन सबको एक बार नमन करते हुए आप सभी लोगों को आज़ादी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।